हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सचिन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है 1857 का विद्रोह। देखिए दोस्तों, हम 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम इसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद संगठन, उद्देश्य और समय पर बात करेंगे और इसके तुरंत पश्चात हम इसकी शुरुआत देखते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है और सतत रूप से घटनाएं कैसे घटती है, और अंत में हम क्रांति की असफलता के विषय में जानेंगे कि आखिरकार 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति क्यों असफल होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके तत्कालिक कारणों पर बात करेंगे। तो 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण होता है वो तत्कालिक कारण होता है चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। देखिए दोस्तों, इस टाइम सैनिकों के उपयोग के लिए एक नई राइफल्स आई थी, उनका नाम था एनफील्ड राइफल्स। तो उन एनफील्ड राइफल्स में ये चर्बी वाले कारतूस भरे जाते थे। तो प्रॉब्लम क्या थी? ये जो चर्बी वाले कारतूस थे, कहा जाता है कि जो ये कारतूस जो थे इनमें एक खोल लगा होता था, बाहर से कवर लगा होता था, जिनमें चर्बी का प्रयोग किया जाता था। ये चर्बी जो होती थी, ये चर्बी कहा जाता है गाय और सुअर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था। अगर आप गाय की बात करें दोस्तों, तो ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी, और जो सुअर हैं ये मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। और आप जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेजों की सेना में हिंदू और मुसलमान काफी अच्छी मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में सैनिक उपलब्ध थे। तो देखिए दोस्तों, ये तत्कालिक कारण होता है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये मान लीजिए ये कारतूस है। अब इस कारतूस के बाहर एक खोल लगा है, ये गाय और सुअर की चर्बी का खोल है। तो इसे क्या करना होता था सैनिकों को, ये बाहर वाला जो कवर है इसको दांत से काट करके निकालना होता था और इस कारतूस को एनफील्ड राइफल्स में भरना होता था। तो फिर ये हिंदू हो या मुसलमान हो, इनकी भावनाओं को इस चीज से ठेस पहुंचती है। तो ये तत्कालिक कारण माना जाता है दोस्तों। तो और ये तत्कालिक कारण जो है, ये किस तरह का कारण है? देखिए, ये एक सैनिक कारण है। देखिए दोस्तों, अब हम इसके अन्य कारणों पर चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत रूप से हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको हम अपनी सुविधा के लिए कई कारणों में हम इसको बांट सकते हैं। देखिए दोस्तों, कैसे? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक कारण। देखिए, सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक कारण। माफ कीजिएगा, मेरी लिखाई कुछ खास अच्छी नहीं है, तो आपको समझने से मतलब है। देखिए, राजनीतिक कारण दोस्तों। फिर इसके बाद हम देखेंगे धार्मिक कारण। हम इन धार्मिक कारण के अंदर ही सैनिक कारण भी देख सकते हैं। अलग से हम देखना चाहें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण। फिर हम देखेंगे आर्थिक कारण। ऐसे क्या आर्थिक कारण होते हैं जो 1857 के विद्रोह को जन्म देते हैं? आर्थिक कारण दोस्तों। कारण पूरा लिख लेता हूं, ठीक है? तो यहां पे राजनीतिक कारण लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। राजनीतिक हो गया, धार्मिक, आर्थिक कारण, और हम इसमें और देख सकते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण।
मुख्यतः हम अन्य कारणों में ये 4 कारण देखेंगे दोस्तों। राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। तत्कालिक कारण तो हमने समझ लिया है कि तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। मतलब जो आपकी एनफील्ड राइफल्स जो आई थी उनमें जो कारतूस भरना होता था, उस कारतूस में जो खोल लगा होता था वो चर्बी का बना होता था। मतलब उसमें चर्बी लगी होती थी। क्योंकि चर्बी का, देखिए आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं। चर्बी क्यों लगती थी? ये इसलिए लगती थी ताकि इसमें नमी ना आए, एक ड्राइनेस बनी रहे, नमी से बचाने के लिए जनरली होता था। तो फिर ये आपका क्या है, चर्बी वाले कारतूस। तो ये क्या था, तत्कालिक कारण था। ठीक है दोस्तों, हालांकि हम इसको बाद में जब और हम टॉपिक देखेंगे तो मजे की बात यह है कि विद्रोह तो शुरू हो रहा है चर्बी वाले कारतूस की वजह से। पर आप देखोगे कि जब अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह होता है तो जो भारतीय सैनिक होते हैं ये इन चर्बी वाले कारतूस का ही प्रयोग करते हैं अंग्रेजों के विरुद्ध। देखिए, तो चलो वो बाद में हम देखेंगे ये टॉपिक। तो हमने बात की राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण और सामाजिक कारण। सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। देखिए दोस्तों, राजनीतिक कारण में क्या होते हैं? राजनीतिक कारण में आप इसमें देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सहायक संधि, सहायक संधि। ठीक है, फिर आप इसमें राजनीतिक कारण में एक और आप देख सकते हैं, हड़प की नीति। हड़प की नीति। ठीक है, देखिए दोस्तों, वैसे आप हड़प की नीति में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप अलग से देख लीजिए। अवध का विलय, अवध का विलय। अगर आपको ये लिखना है तो की पॉइंट्स में लिख लीजिए, शॉर्टकट में लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अवध का विलय ये मुख्य राजनीतिक कारण थे दोस्तों। देखिए, सहायक संधि, सबसे पहले हम सहायक संधि को देखते हैं दोस्तों। सहायक संधि क्या चीज थी? देखिए, ये अंग्रेजों या आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच ये संधि हुई थी, सहायक संधि। ठीक है, तो यह इसका एक महत्वपूर्ण कारण था। हम इन संधि को हम बाद में हम अलग से भी इसको टॉपिक के रूप में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ संधि की गई थी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि भी आप अपने राज्य में जो है रेजिडेंट रखोगे, आप अपने राज्य में मान लो रेजिडेंट रखोगे। ठीक है, और क्या है कि अगर कंपनी की सेना आपकी एरिया से गुजरना चाहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और भी कंपनी की सेना आपके एरिया में तैनात की जा सकती है। तो ये तमाम चीजें थी, बहुत ज्यादा प्रोविजंस है इसमें, जो हम इसको अलग से टॉपिक के रूप में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये सहायक संधि आपको पता होगी किसने शुरू की थी। देखिए दोस्तों, हम राजनीतिक कारण में ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो ये सहायक संधि किसने शुरू की थी? लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। वेलेजली ही मैं लिख रहा हूं, वेलेजली लिख लिया है। ठीक है, तो ये कई बार आपको जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें मिलान के लिए भी आता है कि हड़प की नीति, वहां पे आपको दे देंगे गवर्नर जनरल के नाम दे देंगे या कि वॉइसरॉय का नाम कोई दे देंगे। तो इस तरह से काफी चीजें जो मिलान के लिए आती है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर हड़प की नीति, डलहौजी, डलहौजी साहब ने। ठीक है, तो देखिए ये बात हमने की सहायक संधि। ठीक है, तो दूसरी बात की हमने, ये बात है 1793 की। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना इसमें, 1793 की बात है ये। बाकी आपकी हड़प की नीति ये 1748 के बाद शुरू होती है, जब लॉर्ड वेलेजली आपका गवर्नर जनरल बन के आता है। तो हड़प की नीति के तहत क्या था? देखिए, कहते हैं कि अगर किसी रियासत के कोई राजा है, अगर उसकी अपनी औलाद ना हो, ठीक है, तो वो क्या है कि भी वो दत्तक पुत्र ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है, वो गोद नहीं ले सकता। गोद मतलब गोद नहीं ले सकता तो हम नहीं कह सकते, पर हम ये कह सकते हैं कि भी जो वो गोद लेगा वो उसका उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। स्पष्ट शब्दों में अगर हम कहें तो ये प्रॉब्लम थी, ये राजनीतिक कारण में था। तीसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था दोस्तों, वो था
अवध का विलय। देखिए यहां तो अगर आप देखोगे हड़प की नीति में, जैसे झांसी है और कई है, कानपुर है, बहुत सी जगहें जो थी जो इन्होंने हड़प की इस हड़प की नीति के तहत। पर अवध को भी ये करना चाहते थे, हड़प करना चाहते थे। पर इनकी प्रॉब्लम क्या थी? इनकी दोस्तों प्रॉब्लम ये थी ना, इनको कोई ऐसा भांडा नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसका तो जो आपका यहाँ के जो राजा होते हैं अवध के, तो उनकी तो अपनी औलाद होती है। वो हालांकि राजा मर जाते हैं, पर जो रानी होती है तो उसके बाद रानी रहती है और उनका बेटा रहता है, जो उनसे उत्पन्न उनका बेटा होता है। पर यहाँ पे इनको प्रॉब्लम होती है कि भाई अब हम कैसे विलय करें, यहाँ तो हमारे को कोई बहाना नहीं है। तो फिर अवध का विलय अंग्रेज करते हैं एक बहाना बना करके। इन पे आरोप लगाया जाता है राजा पे कि भाई कुशासन, कुशासन कुशासन का मतलब होता है कि भाई जो ये राजा साहब है ये सही तरह से अपना शासन नहीं चला रहे हैं, ठीक है, ये अपनी रंग रलियों में मस्त है और ये जनता पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसी को बहाना बना करके अंग्रेज क्या है, अवध का भी विलय कर लेते हैं। और ये अवध की प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, देखिए अवध क्या होता है कि ये जो अवध एरिया जो है ना, तो इसमें क्या है, इसमें और भी बहुत सारे एरियाज आते थे। तो यहां से जो थे, यहां से सैनिक, बहुत ज्यादा सैनिक थे जो आपके कंपनी की सेना में काम कर रहे थे। तो जब अवध का विलय हुआ तो उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा। हालांकि आपको पता है जितने भी आपके जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उन्होंने अंग्रेजों को क्या है, भारत को जीतने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पर यार जब उनका अपना एरिया अगर हड़पा जाए तो उनको दुख तो होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको आती है, टैक्स बढ़ते हैं, जो इनके खोमचे वो होते हैं, ठेले वेले जो होते हैं, टैक्स वगैरह होते हैं, वो भी काफी बढ़ जाते हैं। तो क्या होती है, बेचारे ये परेशान हो जाते हैं सैनिक। तो ये क्या होता है, एक राजनीतिक कारण होता है, जिसमें हमने देखा सायक संधि जो रियासतों के साथ की थी 1793, और फिर है हड़प की नीति डलहौजी द्वारा, फिर अवध का विलय। ये हमने राजनीतिक कारणों में देखा दोस्तों। फिर हम देखते हैं धार्मिक कारण। देखिएगा दोस्तों, मैंने बोला कि धार्मिक कारणों में आप सैनिक कारण भी आगे देख सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जब धार्मिक कारण, देखिए दोस्तों, आपको पता है कि क्या होता था पहले से ही 17वीं 18वीं शताब्दी के आसपास में क्या था हमारी प्रॉब्लम्स, कि हमारे हम कुछ रूढ़ियों से बंधे हुए थे। जैसे कि भाई नदी पार नहीं करना, वो आपके धर्म को भ्रष्ट कर देगा, ठीक है। समुद्र पार नहीं करना, ये हमारी प्रॉब्लम्स कुछ थी। तो उस टाइम सैनिकों को क्या होता था, सेवा देने के लिए कई बार नदी पार करनी होती थी, कई बार उनको समुद्र दूसरे एरिया में उनको पहुंचना होता था, ठीक है। तो उनको पानी से गुजर के तो जाना ही होता था। तो ये उनके क्या था, धर्म के खिलाफ था, ठीक है। और ऐसे मौके पे क्या होता था, उनको जाति बहिष्कृत भी कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो ये आप लिख सकते हो समुद्र पार, समुद्र पार, मैं इतना ही लिख रहा हूं, ठीक है। समझने की बात है, हर चीज लिखानी जरूरी नहीं होती। तो ये देखिए दोस्तों, समुद्र पार करने की एक समस्या थी इनके, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या थी, देखो तो मैंने दोस्तों आपको बोला कि धार्मिक कारण में सैनिक कारण भी आप जोड़ सकते हैं, या आप सैनिक कारण की एक अलग से भी कॉलम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यार आप देखिए कि होता क्या था कि जो आपकी सेना थी उसमें जो बड़े अफसर होते थे, उनको वो क्या है, वो कई बार अपने धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार भी करते थे, ठीक है ना। ईसाई धर्म प्रचार, ठीक है। वो क्या करते थे कि ऑफिसर्स या स्पेशल जो मिशनरीज होते थे उनको परमिशन देते थे, और वो क्या करते थे, सेना में तो खैर ये खुद भी अधिकारी सेना में जाकर के उनको प्रेरित करते थे, एक तरह से बातें उनको ईसाई धर्म के बताते थे। तो यहाँ पे क्या, यहाँ सैनिकों को लगा कि ये तो भाई हमारे धर्म पे, यार ये तो हमारे धर्म पे अब खतरा बन के आ रहे हैं भाई। इन्होंने धार्मिक उपदेशक रखे हैं जो आपके हॉस्पिटल्स में और कई सार्वजनिक जगहों पे जाते थे, धर्म परिवर्तन तक भी करवाते थे, ठीक है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि 1813 के बाद जो भारत में मिशनरीज भी बहुत ज्यादा आने लगे थे, जो हमारे धर्म का क्या है, चाहे आपका मुस्लिम धर्म हो चाहे हिंदू धर्म हो, उन पे भौंडे प्रहार करते थे और उनका मजाक उड़ाते थे। तो ये तमाम चीजें थी जो प्रॉब्लम आ रही थी,
ठीक है। फिर ये आप दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ठीक है। और ये समुद्र पार को हम जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट करके भी इसमें एक लाया गया था, जिसमें क्या होता था कि बाहर समुद्र पार करके भी सेवाएं देनी होती थी सैनिकों को। तो ये चीजें हैं, पर अभी हम सिर्फ एक बेसिक समझ, हम एक आधारभूत समझ विकसित करेंगे। बाद में इसके हम टॉपिक अलग फैक्ट्स के रूप में भी हम इसको वो रिप्रेजेंट करेंगे अलग तरह से, फैक्ट्स अलग से भी हम इसके करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये धार्मिक कारण, ठीक है। हमने राजनीतिक कारण 3 हमने देखे, सहायक संधि, हड़प की नीति, अवध का विलय। धार्मिक कारण में हमने समुद्र पार की बात की, ईसाई धर्म का प्रचार किया जिससे उन्हें महसूस हुआ कि धर्म खतरे में। और भी कई घटनाएं आप इसमें देख सकते हैं। जैसे अब इससे पहले क्या था कि एक और भी चीज आई थी कि भी जो ये चर्बी जो है इसको क्या है, या फिर जो जानवरों की हड्डियां जो है तो वो क्या है भाई, वो आटे में मिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह की भी अफवाहें फैली थी इसी टाइम, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आर्थिक कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है दोस्तों, आर्थिक कारण। देखिए, आप एक बात जानिए कि शुरू में क्या था, भारत में कई उद्योग थे, छोटे उद्योग थे, गांव आत्मनिर्भर थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। हालांकि हम एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते थे और इंपोर्ट हमारे को बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती थी। एक्सपोर्ट हम करते थे, सरप्लस में होता था हमारा, मतलब, ठीक है ना। पर यहां पे इन्होंने प्रॉब्लम क्या की, ये बात हो रही है अंग्रेजों से भी पहले की, 1857 से पहले की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1757 के बाद हमारा ये आर्थिक शोषण करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब आपकी प्लासी की लड़ाई होती है 1757 में, और उसके बाद बक्सर की लड़ाई होती है, तो उसके बाद ये हमारा शोषण करना शुरू कर देते हैं। चाहे आपका बंगाल के मीर जाफर हो या मीर कासिम हो, उनके टाइम में ये दुनिया भर की धन दौलत लूट करके ये ले जाते हैं, ठीक है। चाहे आपको मैं की पॉइंट्स ऐसे लिख लेता हूं, मीर जाफर, मीर कासिम, मतलब प्लासी और बक्सर की लड़ाई के बाद ये क्या हो जाते हैं, भारत का एक आर्थिक शोषण करना ये शुरू कर लेते हैं। पैसे के रूप में बहुत सारी संपत्ति ये बाहर ले जाते हैं, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ते 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 ये प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती है। यहां तक तो फिर भी थोड़ी बहुत फायदा होता ही था हमारे व्यापारियों को, चलो जो गांव में थे वो आत्मनिर्भर थे, कुछ पैसा भी कमा लेते थे। पर यहां पे ज्यादा प्रॉब्लम कब आती है, ठीक है। हालांकि मैं एक चीज आपको बता दूं कि 1757 के आसपास या 1764 के बाद जो आपके वो क्या कहते हैं, अपना जो काम करते थे दस्तकारी वगैरह, उनको तो प्रॉब्लम्स होने लगी थी, क्योंकि उनसे कम मजदूरी पे उनसे काम करवाने लग गए, काफी चीजें थी। फिर भी कुल मिलाकर के ठीक थी स्थिति। पर 1813 में एक बड़ी अजीब सी चीज ये करते हैं। देखो 1813 में हमने एक चीज देखा कि मिशनरीज भी यहाँ पे 1813 में ये परमिशन दे देते हैं कि जो यूरोप से या जो इंग्लैंड से हैं वहां से वो मिशनरी आ सकते हैं भाई, उनको भी ये परमिशन दे देते हैं। और दूसरी क्या प्रॉब्लम ये कर देते हैं कि इंग्लैंड में जो वहां के उद्योगपति होते हैं या व्यापारी होते हैं, वो वहां की गवर्नमेंट पे दबाव डाल रहे होते हैं कि भाई हम भी चाहते हैं कि हम भी भाई भारत में जाकर के व्यापार करें, ठीक है। तो हम भी वहां पे अपना स्टैब्लिश करें अपने बिजनेस को। तो वो इस चीजों पे लड़ रहे थे। तो 1813 में गवर्नमेंट ये वहां की संसद इनको अलाउ करती है, इनको परमिशन देती है कि आप जाइए भाई, आप अपनी चीजें वहां पे बेच सकते हैं। जो आपकी यहाँ पे फैक्ट्रीज पे चीजें बन रही हैं वो आप भारत में भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज होती है कि वहां से क्या होता है, वहां पे आपको पता है कि वहां पे औद्योगिकरण वैसे ही शुरू हो चुका होता है 1750 के बाद, ठीक है। तो 1750 के बाद वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका होता है। वहां पे जो भाप की जो मशीनें होती है, इसके बाद भाप की मशीनों से क्या होता है, वस्त्र वगैरह जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, वहां पे चीजें बननी शुरू हो जाती है। और जो भारत में बन रही होती है वो हाथ से बन रही होती है, या छोटी छोटी जो मशीनें जो होती है बहुत छोटी छोटी टाइप, ठीक है ना।
तो उनसे जो गांव में यूज होती है, तो उनसे कपड़ा बन रहा होता है या सूत कातरे होते हैं। पर यहाँ से क्या है, यहाँ से आपकी भाप की मशीनों से बना हुआ जो कपड़ा है वो यहाँ से अब आना भारत में शुरू हो जाता है। और जैसे ही आना शुरू हो जाता है तो वो क्या होता है, वो क्या होता है कि जब वो भारत में आता है तो यहाँ पे उनको जो टैक्स जो है वो उन पे बहुत कम टैक्स रखा जाता है, ना के बराबर टैक्स रखा जाता है, जिससे वो क्या है भारत में बहुत ही सस्ते में उपलब्ध होता है और लोग इसको खरीदना शुरू कर देते हैं। और जो भारत की बनी चीजें हैं जो बाहर इंग्लैंड जाती थी उस पर बहुत ज्यादा टैक्स इन्होंने लगाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो जो अब वहां के लिए जा रही है उन पे अब इन्होंने मान लो 20% टैक्स लगा दिया, 50% बोलते, चीनी वगैरह पे इन्होंने कई जगह तो इन्होंने 400% तक भी टैक्स लगाए हैं। तो अब जब ऐसा ये टैक्स लगाएंगे तो हमारी चीजें वहां क्या है, वहां पे जाएगी, वैसे तो वहां पे बाजार में जाएगी तो बहुत महंगी मिलेगी, वहां उनका उपभोग नहीं हो पाएगा, कंजप्शन नहीं हो पाएगी उसकी। पर जो उनकी चीज यहाँ पे आ रही है वो क्या बहुत सस्ते में आ रही है और क्वालिटी भी अच्छी है, मशीन से बनी हुई चीजें बहुत सस्ते में आ रही है, तो क्वालिटी भी ठीक ठाक क्वालिटी है। तो क्या होगा, ये हमारे बाजारों में फैल जाएगी और जो हमारे जो भारत में चीजें बन रही है वो क्या है, उनकी बिक्री कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम तो हो ही रही है। फिर आपका ये आर्थिक कारण थे। फिर आर्थिक कारण में देखिए दोस्तों, आप इसको दूसरे एक और उसमें भी देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे राजस्व नीतियां जो इनकी थी, ठीक है, जो आपकी राजस्व नीतियां थी, राजस्व नीतियों की बात कीजिए, ठीक है, जिनमें आप आगे देख सकते हो, चाहे आप इसमें आप राजस्व एकत्रित करने से रिलेटेड चाहे आप कोई भी देख लो, चाहे आप स्थायी बंदोबस्त देख लो, स्थायी बंदोबस्त, चाहे आप स्थायी बंदोबस्त देख लो, चाहे आप रैतवाड़ी, रैतवाड़ी या महलवाड़ी, ये तीनों ही जो प्रथाएं थी इसने कुछ खास फायदा नहीं पहुंचाया जो किसानों को था, ठीक है। चाहे स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है, जिसमें आपको पता है कि जमींदारों को यहां पे मालिक बनाया गया, ठीक है, वो टैक्स लेते थे, फिक्स रहता था और ये जितना इनको लूट सकते थे एक्स्ट्रा वो उनका जमींदारों का फायदा होता था, एक फिक्स अमाउंट उनको सरकार को देना पड़ता था। रैतवाड़ी में आपको पता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट लेती थी बिलों के जरिए। फिर महलवाड़ी में एक महल टाइप एक जो मुखिया होने का दावा करते थे उस एरिया का, तो उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती थी। तो इन तीनों से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आई, ठीक है ना। तो ये चीज हम देखेंगे, इनके बारे में हम अलग से प्रॉपर टॉपिक में हम इनको कवर करेंगे। ये सिर्फ आपको इनके एक, नहीं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हर चीज इनके ये टॉपिक्स अलग है, ये 1857 के विद्रोह से हम पहले देखेंगे, ठीक है। फिर हम लास्ट इसके कारण देखते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। सामाजिक एवं, मैं आपको इसको फटाफट बताता हूं। जैसे देखिए सामाजिक कारण में आपको पता होगा जो आपकी 1829 में दोस्तों क्या चीज हुई थी, सती प्रथा, सती प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। तो ये क्या, ये भी एक सामाजिक कारण बनता है। क्योंकि सामाजिक कारण क्यों बनता है, देखिए उस टाइम जो रूढ़िवादी वर्ग जो था, ठीक है, वो क्या सोचते थे कि भाई जो ये सती प्रथा, क्योंकि इस टाइम एक लॉर्ड विलियम बेंटिक करके एक गवर्नर जनरल आते हैं जो 1829 में एक कानून के द्वारा क्या है सती प्रथा को बैन करते हैं। और प्रोविजन उसमें होता है उस कानून में कि जो इस तरह का कोई भी कृत्य में शामिल होगा तो वो एक क्या हो जाएगा, एक जुर्म माना जाएगा और 10 साल की जेल हो जाएगी, भाई पूरा मर्डर की तरह इसको माना जाएगा। तो ये प्रोविजन आता है। तो क्या होता है, जो रूढ़िवादी जो लोग होते हैं उनकी भावनाएं ठेस कर जाती है यहाँ पे कि भाई आप कौन है, भाई आप बाहर से आए हैं तो आप क्यों ये प्रोविजन कर रहे हो, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो भाई ये हमारे धर्म के खिलाफ है या ये चीजें उनको प्रॉब्लम कर गई। तो ये एक सामाजिक कारण था, ठीक है। फिर आप सामाजिक कारण में और सोचिए क्या हो सकता है, आप सोचिए 2 मिनट, मैं भी सोचता हूं, बताइए।
देखो, स्त्री शिक्षा देख लो भाई, कहा क्या जाता था उस टाइम। उस टाइम ये बोला जाता था कि भी अगर स्त्रियां पढ़ जाएंगी तो वो क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेजों ने यार शिक्षा के लिए भी काम किया है, ठीक है। तो फिर इनको प्रॉब्लम हुई कि भाई शिक्षा, अगर औरत शिक्षा ग्रहण करेगी तो मर्द क्या हो जाएंगे, इनके गुलाम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो और भी इनकी इससे रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना। तो ये आप इसको देख सकते हैं, सती प्रथा वाली प्रॉब्लम देख सकते हैं, ठीक है। स्त्री शिक्षा आप देख सकते हैं। ये रूढ़िवादी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है ये सारी, कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, क्यों आपको प्रॉब्लम है। तो हालांकि अगर राजा राम मोहन राय इनके सपोर्ट में थे, सपोर्ट में भी थे, और इसकी वो भी करते थे कि भाई आप हमारे उसमें क्यों प्रॉब्लम आप कर रहे हैं। तो ये चीजें इसमें मुख्य थी। फिर देखिए दोस्तों, अब हम ये कारण वाला एरिया हमारा लगभग खत्म है, तो चलो एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। देखिए, हमने दोस्तों कारण में देखा, सबसे पहले हमने देखा तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में हमने देखा चर्बी वाले कारतूस, ठीक है, जिसमें कौन सी चर्बी की प्रॉब्लम थी, गाय और सुअर की चर्बी, ठीक है। तो ये इसका तत्कालिक कारण था, इमीडिएट कॉज, ठीक है। मतलब दूसरा इसका कारण है दोस्तों, अन्य कारणों में राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण दोस्तों, ठीक है। तो हमने ये चीजें अभी देखी। तो उसके बाद अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिटा देता हूं ताकि यहाँ पे कुछ स्पेस रहे। तो ये कारण वाला एरिया हमारा हो गया है दोस्तों। मुझे आशा है कि आपने इसके नोट्स भी बना दिए होंगे। चलो, ये मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता है इसका ना। ये हमने दोस्तों कारण देखे, ठीक है। तत्कालिक कारण देखा, आर्थिक देखा, राजनीतिक देखा, सामाजिक सांस्कृतिक देखा, धार्मिक देखा, उसमें कुछ सैनिक कारण भी हमने देखा। और सैनिक कारणों में देखिए दोस्तों, और भी जैसे आप कारण और भी आप लिख सकते हो। जैसे आपने एनसीईआरटी वगैरह में देखा होगा कि भी अंग्रेज जो है अपमान करते थे सैनिकों का, उनको सुअर, निग्गर ये शब्दों का प्रयोग करते थे। ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो आप देख लेना, जैसे सुअर बोलते थे, निग्गर बोलते थे, सुअर, निग्गर ये शब्दों का प्रयोग करते, अपमान करते थे बड़ा भाई जो आपके भारतीय सैनिक होते थे, ठीक है ना। ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और अब हम देखते हैं संगठन, उद्देश्य और समय। देखिए दोस्तों, संगठन क्या है। वैसे कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि इस टाइम संगठन का अभाव था। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ जो संगठन की कुछ विशेषताएं थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मौजूद भी आपको दिखती है, ठीक है। हर एक इतिहासकार की अपनी अपनी राय होती है। तो हम इसको पहले देखते हैं कि भी संगठन में क्या क्या चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल आप नेतृत्व की बात कीजिए, नेतृत्व की बात कीजिए, आप यूनिटी की बात कीजिए, एकता आप कहते हैं, एकता की बात कीजिए, या टाइम भी आप इसमें एक तरह से देख सकते हो। कैसे देखिए, तो ये कहा जाता है कि भी संगठन जो था भाई संगठित था। फिर आपका एक और आप इसमें देख सकते हैं, कमल, कमल का फूल, कमल का फूल, फूल मतलब ये प्रचार के लिए ये एक संकेत थे शुरू में, जो पूरे देश के कई हिस्सों में कमल के फूल दिए गए, जिससे क्या है, एक तरह से एक इंडिकेशन था कि विद्रोह हो सकता है। तो इस तरह से तो ये चीजें थी। बहुत अब नेतृत्व आपको पता होगा, बहादुर शाह जफर ने किया था। एकता की बात यहां क्या है, आप हिंदू मुस्लिम एकता बोलते हैं, इस टाइम चरम पे थी, चरम पे। टाइम, टाइम 31 मई 1857, ये टाइम का मतलब है कि भाई ये उस टाइम इन्होंने निर्धारित की कि भाई हम जो क्रांति करेंगे वो हम करेंगे 31 मई 1857 से शुरू,
ठीक है, बाद में देखना जब असफलता हम देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स कैसे आती है। तो कमल का फूल की भी प्रचार कर रहे थे एक सुनियोजित रूप से, क्योंकि अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग राय है, ठीक है ना। तो कुछ इतिहासकार की भी जो कमल के फूल थे, तो ये एक इस बात का संकेत था कि भी पूर्ण नियोजित है ये सारी चीजें, ठीक है ना, पहले से प्लान की हुई है ये चीजें। तो ये चीजें इसलिए हमने इसको देखा संगठन में कि भी संगठन वाले ये गुण यहाँ पे हमारे को दिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम दूसरा हम देखते हैं, मान लो हम इस उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य 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 में देखिए सीधा सा उद्देश्य क्या था भाई, स्वतंत्रता प्राप्ति। 1857 के विद्रोह का उद्देश्य क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति दोस्तों, ठीक है। एक क्रांति, एक विद्रोह करके क्या है, देश को स्वाधीन बनाया जाए, ये इसका उद्देश्य था। उद्देश्य हमने देखा, समय हमने पहले ही देखा कि समय जो निर्धारित था, हमने इसमें दो चीजें देखनी है दोस्तों कि समय में, एक है कि निर्धारित कब था, 31 मई 1857, पर होता तो आपको पता है कब होता है, 10 मई 1857 शुरुआत मानी जाती है, शुरुआत 10 मई 1857 को इस विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, मेरठ छावनी से। मेरठ छावनी से इसकी शुरुआत होती है। देखिए आप एक बात ध्यान रखिए कि ये चीज सिर्फ यही नहीं, इससे पहले आपको पता होगा जो मंगल पांडे थे वो शहीद हो चुके थे, ठीक है। ये बात है 29 मार्च, यस 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे बैरकपुर छावनी मंगल पांडे विद्रोह करते हैं। वो भी उनका भी रीजन यही होता है, वो चर्बी वाले कारतूस वाला रीजन होता है। तो विद्रोह करते हैं, ठीक है। फिर उनको बेचारे उनको 8 अप्रैल को अप्रैल अगर मुझे ठीक याद हो तो 8 अप्रैल को उन्हें फांसी की सजा मिल जाती है। तो पहले भी शहीद हो चुके होते हैं, ठीक है। वैसे तो शुरुआत ये भी है, पर मतलब एक तरह से वास्तविक शुरुआत ये 10 मई से मानी जाती है, मेरठ से। फिर वहां से सैनिक आते हैं, फिर सुबह दिल्ली पहुंचते हैं। 11 मई को दिल्ली में क्या होता है, ठीक है, आपको पता है। यहां पे दिल्ली में आकर के क्या होता है, जो आपका दिल्ली में जो मुख्य केंद्र होता है, वहां पे बहादुर शाह जफर जी को, बहादुर शाह जफर जी को क्या है, ये नेतृत्वकर्ता बना देते हैं, ठीक है। इनको नेतृत्व सौंप लेते हैं कि भाई हम आपके नेतृत्व में पूरी विद्रोह में शामिल होंगे, ठीक है। तो ये क्या चीज था, ये एक सिंबल, एक यूनिटी की वजह कि एक मुस्लिम बादशाह, एक मुगल बादशाह क्या है कि भाई उसको भारत का हर एक इंसान क्या है, इनको अपना गुरु मान रहा है, इनको अपना प्रमुख मान रहा है। तो ये क्या चीज, एक एकता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये चीजें थी। फिर इसके बाद और जगह भी पूरे भारत में कई हिस्सों में, हालांकि इसके जैसे साउथ इंडिया में ये पूरी तरह नहीं फैल पाता है, और पूर्व और पश्चिमी वाले काफी एरिया में ये विद्रोह नहीं फैल पाता है। पर हम ये देखते हैं कि दिल्ली से इसका मुख्य केंद्र बनता है, फिर इसके अलग अलग जगह केंद्र बनते हैं। लखनऊ में बनता है, कानपुर में बनता है, जहां पे आपका तांता टोपे कानपुर, ठीक है। वैसे ही आपका बेगम हजरत महल तो लखनऊ, अलग अलग झांसी की रानी, तो ये सारे नेतृत्व करते। ये हम अलग से फैक्ट में करेंगे, कौन कहां से विद्रोह करता है, अंग्रेज कहां पे कमान संभालते हैं जब इसका दमन करते हैं। तो ये चीजें हम बाद में एक फैक्ट के रूप में देखेंगे। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के रूप में था कि क्या क्या चीजें हो रही है, ठीक है। समझना जरूरी है, सबसे जरूरी समझना है, रटने को तो बुक्स में कहीं भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ये एक हल्की सी चीज देखी, प्रारंभ घटनाएं प्रकृति।
और इसके बाद हम इसी 1857 के विद्रोह का एक सेकंड पार्ट भी बनाएंगे जिसमें हम फैक्ट्स को कवर करेंगे और जो कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको भी हम कवर करेंगे। देखिए, क्रांति की असफलता, ठीक है, तो क्रांति की असफलता, क्रांति की सफलता क्या क्या, क्यों असफल हुई है क्रांति, और आपको यहां पे नए फैक्ट्स और भी मिल जाएंगे कहीं, ठीक है, क्यों असफल रहती है। सबसे पहले अगर हम देखें, ये असफल इसलिए रहती है कि समय शुरुआत, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, बिल्कुल हेडिंग्स भी हमारी बिल्कुल सिंपल होगी सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। समय से पहले शुरुआत, देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो निर्धारित जो डेट हुई थी वो 31 मई हुई थी, 31 मई शुरुआत की डेट थी, 31 मई 1857, पर ये शुरू कब हो जाती है आपको पता है, ये शुरू हो जाती है 10 मई 1857, ठीक है। होनी चाहिए थी 31 मई 1857, पर शुरू हो जाती है 10 मई 1857 शुरू हो जाती है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होता, अगर ये एक ही दिन शुरू होती तो क्या होता, सारे लोग एक ही दिन करते तो क्या होता कि भी जो अंग्रेजों की सेनाएं थी उनको क्या करना था, उनको अलग अलग जगह बंट जानी थी, वो कहीं इधर विद्रोह को खत्म करने, कहीं इधर। पर ये क्या प्रॉब्लम होगी कि कुछ ना विद्रोह, मान लो कि कोई एरिया है, मान लो यहां पे विद्रोह आज शुरू हुआ, वहां पे कल परसों होना है, या किसी का पहले हो गया किसी का बाद में होना, तो उन्होंने क्या, अंग्रेजों को दमन करना बहुत आसान हो गया, ठीक है ना। और जो वेट कर रहे थे, कुछ सैनिक वेट कर रहे थे 31 मई का, तो उनके क्या है, उनके हथियार छीन लिए अंग्रेजों ने। तो ये प्रॉब्लम हुई कि समय से पहले जो ये शुरुआत हुई, ये प्रॉब्लम कर गई, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी क्या प्रॉब्लम थी, देखिए दूसरी ये प्रॉब्लम थी फिर आपके शस्त्रों की स्थिति या शस्त्रों का अभाव, या आप अभाव लिख लीजिए, ठीक है, अभाव ज्यादा सही रहेगा, अभाव। शस्त्रों का अभाव तो था ही था, साथ में ये कुशल भी नहीं थे, ये शस्त्र अच्छे नहीं थे, ठीक है ना, ये भालों से लड़ रहे, कुल्हाड़ों से लड़ रहे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो जो उनके पास थे, उनके पास तो भाई बहुत बढ़िया थे, ठीक है, उनके पास अस्त्र बंदूकें बहुत अच्छी थी, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, ठीक है ना।